के पास। एडमिन में 3 बजे तक तो रहते हैं वैसे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, कितने दिन का रह गया मैम ये चैप्टर? और आज का बस। तो नया चैप्टर कब चालू करोगे मैम? टेस्ट के बाद। क्यों? टेस्ट कब लोगे? बहुत जल्द, शायद कल। कल नहीं मैम, मैम थर्सडे को ले लेना प्लीज मैम। कल क्या हुआ? तो अभी तैयारी करेंगे मैम बिल्कुल अच्छे से। तो साथ साथ किया नहीं, मैं तो बहुत कम काम करवाती हूँ तुम्हें। साथ साथ किया तो है मैम, पर ऐसे नहीं किया कि मान लो 1-2 दिन में तैयारी हो जाए। हाँ, वेडनेसडे को ले लेना मैम, कल मत लेना। देखो इस चीज का डिसाइड वैसे अंकुर सर करेंगे, और जो डेट उन्होंने बोली वो फाइनल है। मैम क्या डेट फाइनल हुई फिर? जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाता है उससे नेक्स्ट डे करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि चैप्टर में 2 पेज रह गए पढ़ने के लिए, मैं सिर्फ 1 दिन और बढ़ाने के लिए उसको कंप्लीट ना कराऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैम बस एक दिन दे देना, वेडनेसडे को ले लेना। वेडनेसडे को यही मैं कह रहा हूँ मैम, वेडनेसडे को ले लेना। आउट सेशन चाहिए। यस मैम, यस मैम, इतने रिवीजन कर लेंगे फिर डाउट ले लेंगे कल। चलो यस मैं बात मैम। करके फिर बताऊंगी आपको, कंफर्म प्रॉमिस नहीं करती अभी मैं। ग्रुप में मैसेज कर देना मैम। मैम इसके नाबार्ड के टोटल कितने ऑफिसेज है? नाबार्ड के इसके 30 से 33 तक मूव करते रहते हैं। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर 31 पे था इसका डाटा, आज इसका 32 और 33, कहीं पे 32 दिखा रहा है, कहीं पे 33 दिखा रहा है, तो 33 मान लो। ओके मैम। मैम ये पूछते हैं क्या ऑफिस वगैरह कितने हैं, ये क्या है? नहीं, वैसे जनरली जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता ना, उसमें डेट्स पूछ लेते हैं। कभी जो मैंने आपको डेट्स करवाई है ना, लास्ट पास्ट ईयर का मैंने जब इसका रिव्यू किया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो डेट्स अक्सर पूछ लेता है ये, ज्यादा तो नहीं पूछता वैसे। ओके। तो इसलिए मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश की है। आपको जो असाइनमेंट मिले हैं हो सकता है, क्योंकि उसमें और भी पुराने क्वेश्चन होते हैं, उसमें लास्ट 10 इयर्स के भी क्वेश्चन इंक्लूसिव होते हैं, तो आपको शायद और भी चीजें देखने को मिल सकती हैं उसके अंदर, जो हम क्लास में नहीं करेंगे। असाइनमेंट कौन सी? जो बुक्स मिली हुई हैं आपको अकेडमी से। मैम वो तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की है, मैथ और इकोनॉमिक्स। यस मैम। के अंदर किसी के इंक्लूसिव है, है ना आपकी, तो सेकंड बुक के अंदर इंक्लूसिव है वो। ठीक है मैम जो आप ये करवा रहे हो मैम, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे मैम? इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे इसके अंदर पूछ लिया जाएगा कि नाबार्ड किसका इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, किस काम के लिए बनाया गया था, या नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। नाबार्ड में वैसे कंपैरेटिवली क्वेश्चंस इजी आते हैं। फिर मैम जो ये मैम इतने बड़े बड़े मैम ये फंक्शन है, ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। सिर्फ रीड करने होते हैं आपको, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में हो कि अच्छा ऐसा भी था कुछ। बस ये होता है कि इसको, तभी मैंने आपको बोला था एक आपका इल्डाई और जो आपका आरबीआई था, वो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी में से भी आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंदर घुस ही जाओ, एक एक फंक्शन का बिल्कुल एग्जैक्ट कट टू कट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बस जैसे मैं बता रही हूँ ना, जितना उतना भी आपको पता है तो आपको बहुत ज्यादा पता है और बच्चों से, क्योंकि सिलेबस में बुक्स के अलावा भी मैं चीजें इंक्लूड कर देती हूँ, वरना इस टाइम पर सिर्फ बुक्स तक ही सीमित रखा जाता है सिलेबस को, ज्यादा नहीं करवाया जाता। वो आप पूछते रहते तो वो फ्लो में निकलता रहता है, लेकिन इतना बोलना नहीं चाहिए था मुझे भी, बट ठीक है, जितना आप सीख रहे हो सीख लो। ठीक है, चलो जी। तो हम लोग यहाँ पर कर चुके थे, थर्ड पॉइंट के 2 पॉइंट्स हम लोग कर चुके हैं कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, क्या काम करता है। उसके बाद है जी, आगे आ जाओ, थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। कोऑर्डिनेशन मतलब मैनेजमेंट वाले बच्चों, +2 में पढ़ाया यस मैम। मैम सहयोग करना।
मैनेजमेंट बिटवीन पीपल्स। अच्छा, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दो चीजें पढ़ी हैं, डिफरेंस क्या था उन दोनों में? हम कोऑर्डिनेशन तो सबके साथ Coordination मिलके side चलना। होता है मैम। डिजायर टू वर्क। हाँ, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों में क्या फर्क है? कोऑर्डिनेशन मैम खुद से हो जाता है, कॉर्पोरेशन हमें ना डेलिबरेटली बिठाना पड़ता है लोगों के बीच में। सच्ची? हम कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। मैम मैम जो कॉपरेशन है तो कॉपरेशन होता है कोऑर्डिनेशन है। वो पीपल के बीच में होता है और कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के बीच में होता है। एनीवन जो मुझे मेरे को भी सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला नहीं। ऑपरेशन का मीनिंग एग्जांपल होता से है मैम समझा। डिजायर टू वर्क। हाँ, एग्जाम्पल से समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे कि कोऑपरेशन में ये आएगा कि मुझे काम करना है, मतलब मेरे को अच्छे से पढ़ाना है, तो ये कोऑपरेशन में आ जाएगा। और मैंने कोऑर्डिनेशन में ये आएगा कि सबके साथ मिल के काम चलना है, मतलब कि बच्चों को साथ जो पूछे उनके डाउट वगैरह कर। आप लोगों को एक स्टोरी सुनाई थी आपके +2 के अंदर कि एक घर में क्या हुआ था, एक बार एक सब्जी बनाई गई थी, ठीक है, उस घर में 4 फीमेल्स थे, सब्जी बनाई गई थी और उस सब्जी में ना नमक कम रह गया था। तो किसी यस ने मैम बोला सुनाई थी। सब्जी में नमक कम है तो सब्जी में नमक बढ़ा देना। तो उस समय क्या किया था उन चारों फीमेल्स ने? बारी बारी से आके उसमें नमक डालते चले गए। तो वो क्या था, कोऑपरेशन था या कोऑर्डिनेशन था? कॉपरेशन था मैम। कोऑपरेशन था। तो कोऑपरेशन होता है कि सहयोग की भावना जो आपके अंदर इंटरनली आती है, ये कोई कहकर नहीं करवा सकता। आपको काम करना है तो ही आप करोगे। जैसे आपको स्टडी करनी है, आपके अंदर से मन होगा तो आप कोऑपरेट करोगे, वरना नहीं करोगे। तो कोऑपरेशन होता है सहयोग की भावना, जब आप सहयोग करते हो। कोऑर्डिनेशन उससे एक स्टेप आगे हो जाता है। कोऑर्डिनेशन जब आप सहयोग करना चाहते हो लेकिन सबसे मिलजुल कर बातचीत करके काम करते हो। जैसे कि अगर उन 4 फीमेल्स ने बातचीत कर ली होती आपस में कि कौन सब्जी में नमक डालेगा, तो सब्जी खारी नहीं होती, या फिर एक ही काम को बार बार दोहराया ना जाता। तो दैट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आप काम भी करोगे और सबसे सलाह मशवरा करके काम करोगे, ठीक है। बड़ा फेमस सा होता था ये दोनों का डिफरेंस +1 +2 के अंदर। आई थिंक +2 में था शायद ये। यस मैम, फर्स्ट चैप्टर में करवाया था। बड़ा फेमस सा कॉन्सेप्ट होता था ये। ऐसा ही कुछ एग्जांपल हर टीचर देती है बच्चों को। यस मैम एक पेंट वाला भी था। एक स्कूल टाइम टेबल वाला भी था। टाइम टेबल वाला भी था, क्या था वो? याद है? हम Yes, टीचर ma'am, तो teacher पढ़ाना बच्चे को चाहती है, पढ़ाना चाहती है, पर स्कूल वाला ने लेकिन टाइम मैम टेबल पीरियड खाली नहीं है। कोऑर्डिनेशन नहीं किया, मतलब हर एक का अपना अपना टाइम लगाया नहीं। Yes, यस ma'am. मैम। मैम एक और एग्जांपल भी था कौन सा? मैम, वो पेंट वो उसके घर अच्छा, वालों पहले ने ना से जिसके घर बुआ में के खाना लेके बन रहा है जाते ना, वो अपना वो बंद कर लो प्लीज, म्यूट। दूसरा बंदा बोल लो जिसके घर खाना नहीं बन रहा। हाँ, दोनों के घर बन रहा था। नो मैम। चलो ठीक है, आगे करते हैं। तो क्या है कोऑर्डिनेशन? द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट वर्क एट द फील्ड लेवल एंड मेंटेन्स लाइजन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई एंड अदर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड विद पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो कोऑर्डिनेट करेगा, किस चीज से कोऑर्डिनेट करेगा? रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोले तो मतलब जो भी आपको रूरल को डेवलप करना है। अब सपोज 3 तरह के बैंक है जिसके साथ आप पार्टनरशिप में हैं। अब तीनों बैंक को आप भी पैसा दे रहे हो, तीनों बैंक सेम काम, गांव में बांध बनवाना है, तीनों चले बांध बनवाने के लिए। तो 3 अलग अलग तरह से आपने लोगों को पैसा सैंक्शन कर दिया, तो अलग अलग तरह से आपने पैसा सैंक्शन किया। आपकी तरफ से तो पैसा चला गया ना, बल्क में पैसा चला गया, काम एक ही होना है। तो आपको कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा अपने सभी डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ, तो ताकि मिलजुल कर काम करें। एक काम तो चलो जी ये हो गया। दूसरा काम है लाइजनिंग का काम। लाइजनिंग समझते हो आप लोग? कोऑपरेट करना मैम एक दूसरे के साथ। वैसे लाइजनिंग का एग्जैक्ट मतलब होता है कम्युनिकेशन विद अथॉरिटीज, लिंक्स बनाना। जैसे कि आपने कोई जैसे बोलते हैं ना कि टाइम टू टाइम आपको फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, हमने तो फॉर्म फाइल कर दिए, अब उसमें कुछ कमी है, इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो उसमें आपका कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होता है या लाइजनिंग ऑफिसर होता है, जिसका काम होता है कि उसको बातचीत अच्छी करनी आती है, अच्छी बातें कर सकता है वो। तो वो बातचीत करने वाला पर्सन लाइजनिंग करता है गवर्नमेंट से। बेसिकली गवर्नमेंट से बातचीत करना इज लाइजनिंग।
तो मेंटेन्स लाइजन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, आरबीआई एंड अदर नेशनल। यानी कि नाबार्ड क्या करेगा, अपने पार्टनर्स के साथ तो कोऑर्डिनेशन रखेगा, प्लस टच में भी रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि उनसे भी वक्त से वक्त बातचीत करता रहेगा। उनकी अथॉरिटी है तो उनको भी बताना पड़ेगा ना, इसको मुंह तो दिखाना पड़ेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा, तुमने मुझे इस काम के लिए रखा था और मैं ये काम अब करता जा रहा हूँ, तो वो सारे काम ये बताएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, अंडरटेक्स मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय इट। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसको इन्होंने दोबारा से फाइनेंस दिया था, उन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर भी करेगा और इवेल्युएट भी करेगा। रीफाइनेंस का मतलब बताया था मैंने, यहाँ पे बता दो, रीफाइनेंस का मतलब बताया मैंने। दोबारा मैम जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको अगर फाइनेंस की जरूरत है तो वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जो फाइनेंस दे उसको रीफाइनेंसिंग कहा जाता है। वैसे रीफाइनेंसिंग एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है, मान लो मैंने आपको लोन दिया हुआ था पहले 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब इस 10 लाख रुपए के लोन को रीपे करने के लिए मैं दोबारा से फाइनेंसिंग करूं, उसको भी रीफाइनेंसिंग कहा जाता है। या फिर एक फाइनेंसिंग को कवर अप करने के लिए दूसरी फाइनेंसिंग, मैंने आगे लोन ले लिया, किसी और से लोन ले लिया, तो दोनों चीजों को रीफाइनेंसिंग आप बोल सकते हो। तो नाबार्ड फाइनेंसिंग भी देता है, यानी कि पहली बार पैसा भी देता है और उसी पैसे को रीफाइनेंस भी करता है, मतलब दोबारा भी आपको लोन दे सकता है, तो चाहे उसने फाइनेंसिंग की हो या रीफाइनेंसिंग की हो। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन दोनों का करेगा, बट स्पेशली जिनको दोबारा पैसा दिया है उनके लिए तो डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट को पर्सनली व्यू करेगा, यानी कि मॉनिटर करेगा और इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएशन का मतलब मैम होगा, अगर उसके पास कोलेटरल ना हो, इसके पास कोलेटरल ना हो मैम इतनी रीफाइनेंस के लिए मैम, तो भी क्या हो गया, इनका एग्रीमेंट तो होगा ना कुछ आपस में कि किसी ना किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे तो दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि नाबार्ड ने किसी को पैसा दिया और पैसा देने के बाद ये बोला कि जितना तू आगे खर्च करता रहेगा ना, उसके बाद तेरे को बाकी पैसा मिलता रहेगा, अदरवाइज ये पैसा बैंक में फ्रीज रहेगा। सुना है कभी ऐसा कॉन्सेप्ट? यस मैम, लिमिट होती है वो। ये कि आप सारा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते, थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालो, ताकि नाबार्ड भी देखता रहेगा कि हाँ सामने वाला बंदा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। अब ये मॉनिटर भी करेगा और इवेल्युएट भी करेगा। दोनों में डिफरेंस पता है, मॉनिटर और इवेल्युएशन वाला? एक ऐड आती है टीवी पे, देखिए सबने, वो एक गाड़ी को बैक करता है, पीछे एक बच्चा बैठा होता है, तो वो देख रहा होता है कि गाड़ी लग रही है या नहीं लग रही। वो कहता है आने दो, नहीं लग रही, और लास्ट में बोलता है अब लग गई। सुनिए वो ऐड? यस मैम। अपना एग्जांपल ले लेते हैं। सामने से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, हम रोड के बीचों बीच खड़े और सामने से गाड़ी आ रही है, हमें दिख रहा है गाड़ी आ रही है, हम खड़े खड़े देख रहे हैं, हाँ गाड़ी आ रही है, और अचानक क्या हुआ, आप चले गए, उड़ा दिया गाड़ी ने आप। तो आपने क्या किया, आपने मॉनिटर तो किया चीजों को, लेकिन इवेल्युएट नहीं किया। आप देख तो रहे थे कि गाड़ी आ रही है, अगर आपने इवेल्युएशन कर लिया होता, यानी कि अगर उसका आंकलन कर लिया होता, तो आप शायद रोड के बीच में से हट जाते, तो आपका नुकसान नहीं होता। तो ये ना सिर्फ मॉनिटर करेगा, देखेगा तो सही, और अगर गलती लगेगी तो उस चीज को रेक्टिफाई भी करवाएगा, यानी कि इवेल्युएट करेगा कि प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन दोनों काम ये करेगा। कौन? नाबार्ड। ठीक है जी। दूसरा क्या बोलता है, एक तो हो गया नॉर्मल वाले प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर दिए, दूसरा ये रीफाइनेंस करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को विच फाइनेंशियल्स द रूरल सेक्टर, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पैसा देंगे रूरल एरियाज को, उनको पैसा कौन देगा? नाबार्ड देगा। तो नाबार्ड ने पैसा दिया रूरल को, वही पैसा रूरल ने कहाँ बांट दिया? आगे अपने रूरल सेक्टर्स की डेवलपमेंट में बांट दिया। ठीक है जी, उनको भी रिफाइनेंस कर दिया इसने। NABARD partakes in the development of the institution which help the rural economy। अब NABARD एक्टिवली पार्टिसिपेशन करता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ जो कि रूरल इकोनॉमी को हेल्प करती हैं या फिर रूरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। यानी कि किसी को भी रूरल एरिया का अगर भला करना है तो वो नाबार्ड के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवा ले, लाइसेंस ले ले वहां से, या फिर उसको बोले कि मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, तो नाबार्ड उसको रजिस्टर कर लेगा अपने पास और फिर वो रूरल इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है। दूसरा क्या बोलता है, नाबार्ड ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन इट्स क्लाइंट इंस्टीट्यूट, जो भी इसके क्लाइंट्स होंगे यानी कि जिनको भी ये पैसा दे रहा है, बेसिकली काम क्या कर रहा है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड्स करता है। तो इसके जो भी क्लाइंट्स हुए यानी कि वो कमर्शियल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रीजनल बैंक्स, रूरल बैंक्स, वो सब इसके क्लाइंट्स हुए, तो उनके ऊपर नजर बना के रखेगा कि मेरा पैसा डूब तो नहीं रहा, लोग मेरे पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रहे।
उसको देखता रहेगा टाइम टू टाइम। आगे क्या करेगा, इट रेगुलेट्स द इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द रूरल इकोनॉमी। क्या बोलता है कि जो फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, यानी कि जिसका प्योर फंक्शन क्या है, आपको सिर्फ पैसा देना, उनको भी ये हेल्प करता है, उनको भी ये रेगुलेट करते हैं। ये सारे काम मिले जुले हैं, बस लाइनें बढ़ाने के लिए कुछ काम ऐसे होता है रिपीट किए हुए हैं, अधिकतर सारे काम सेम से ही हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू द इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट मतलब किसी को ग्राउंड लेवल से हाईएस्ट, यानी कि उसकी लिविंग कॉस्ट बढ़ाना या फिर क्या करना, उसको थोड़ा सा अच्छा करना, उसकी उन्नति की तरफ काम करना, दैट इज रूरल अपलिफ्टमेंट। तो ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज देगा अपने इंस्टीट्यूशन को, यानी कि जो इसके पास रजिस्टर्ड है नाबार्ड के पास, वो जाएंगे गाँव में, वो क्या करेंगे, उनको बताएंगे बढ़ोतरी कैसे करनी है, आपको कैसे यहाँ पे कारखाने खोल सकते हो, मशीनरी लगा सकते हो। तो उस टाइम पर ये अपने ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देगा, तुम जाओ भाई गांव का सुधार करके आओ। तो इस तरह से ये अपने इंस्टीट्यूशंस को ट्रेनिंग देगा, और वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, वो गांव में जाके वर्कशॉप लगाएगा या फिर उन रूरल एरियाज में लगाएगा जो कि प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिनका अपलिफ्टमेंट इन्हें करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इट रेगुलेट्स द कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी एंड मैनेज टैलेंट एक्विजिशन थ्रू आईबीपीएस सीडब्ल्यू। क्या करेगा, जो रूरल बैंक्स के अंदर भी लोग लगते हैं, बैंकिंग में लोग लगते हैं, उनका पेपर कहाँ से होता है, आईबीपीएस से होता है आपका। तो आईबीपीएस के थ्रू ये क्या करता है, नई नई हायरिंग भी करता रहता है। आजकल तो बैंक्स की जॉब वैसे भी ज्यादा लगती है रूरल एरियाज वाले एरियाज में, तो यहाँ पर जो आईबीपीएस है वो टैलेंट एक्विजिशन का काम करता रहता है। ठीक है मैम एक बार लास्ट पॉइंट दोबारा से बताना। लास्ट पॉइंट में ये है जी आपका, क्या बोलता है लास्ट पॉइंट के अंदर, ये बोलता है कि नाबार्ड क्या काम करेगा, नाबार्ड काम करेगा आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, रीजनल बैंक्स के लिए। उन लोगों को अगर किसी चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है या फिर ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है, ह्यूमन कैपिटल कहाँ से दिलवा देगा ये, ह्यूमन कैपिटल दिलवा देगा ये आईबीपीएस से। आईबीपीएस वो इंस्टीट्यूशन है ना जो बैंकिंग के पेपर लेते हैं, बैंकिंग पर्सनल्स वाला जो इंस्टीट्यूशन है, उस तरह से जो पेपर लेते हैं बैंकिंग के पेपर होंगे, और बैंकिंग के पेपर से आपका क्या चला जाएगा, लोग आ जाते हैं, भर्ती हो जाती है बैंक्स के अंदर। बेसिकली मैम आरआरबी की फुल फॉर्म, आरआरबी की फुल फॉर्म इज रीजनल रूरल बैंक। और मैम सीडीई की, सीबी की फुल फॉर्म, सीडब्ल्यूई, सीडब्ल्यूई, सॉरी सीडब्ल्यूई। डब्ल्यूई, देखो सीडब्ल्यू की तो मुझे पता नहीं, आईबीपीएस की मुझे पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल्स। सीडब्ल्यू की मैं देख के बताऊंगी, कोई क्राइटेरिया होता है जैसे कि +2 बेस पेपर होते हैं या फिर मैट्रिक बेस पेपर होते हैं, तो उस तरह से सीडब्ल्यू भी कोई पेपर होता होगा इनका, कुछ ऐसा होता है। हिंटरलैंड क्या होता है, कहाँ पे है, हम अपनी पिछली वाली स्लाइड में पढ़ाया था। हिंटरलैंड्स का मतलब होता है अ स्पेस अवे फ्रॉम द कोस्टल एरियाज, ऐसे जगह जो किनारों से अलग है, यानी कि समुद्री तट के पास नहीं है जो गाँव, उन लोगों का गाँव। समुद्री तट के पास भी तो हो सकते हैं, रूरल एरियाज नहीं हो सकते। वहां पर ज्यादा काम इसलिए भी नहीं किया जाता क्योंकि वहां पर बहुत जल्दी जल्दी सुनामीज आती है। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म के अपने गांव है, यानी कि जिनके ऊपर पैसा लगाने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए ज्यादा काम करता है। कोस्टल एरियाज में तो वैसे ही सुनामी इतने रहते हैं, वो ज्यादातर उसके अंदर रहते हैं कि मुआवजा दे दिया जाए, उनको कंपेंसेशन दे दिया जाए, इसलिए हो जाते हैं। कुछ और पूछ रहे थे? चलो जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाबार्ड रीफाइनेंस इज अवेलेबल। अब वो जो रीफाइनेंसिंग वाली फैसिलिटीज थी कौन कौन करेगा, स्टेट, कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है एमसीक्यू आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के अंदर, स्टेट, कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो एमसीक्यू वाले पोर्शंस में इसकी फुल फॉर्म्स आती हैं ज्यादातर इसमें, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड सीबीएस या फिर कमर्शियल बैंक्स। ये लोग जो कि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उनको रिफाइनेंस करेगा कौन, नाबार्ड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। ठीक है जी, while the ultimately beneficiary of the investment credit can be, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिल रहे हैं, यानी कि नाबार्ड ने किसको दिया, रूरल पीपल्स को, नाबार्ड ने दिया अपने एसोसिएट्स को।
मतलब जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रूरल बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इन्होंने अल्टीमेटली किसको दिया? इंडिविजुअल्स को और पार्टनरशिप फर्म्स को। किसी ने कंपनी खोली तो कंपनी को दे दिया, किसी ने सोसाइटी खोली तो सोसाइटी को दे दिया, किसी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, तो इन लोगों को दिया। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट किसका गया? क्रेडिट गया जी जनरली गिवन टू इंडिविजुअल्स, यानी कि सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका किसको हुआ? इंडिविजुअल्स को बेनिफिट हुआ। ठीक है, चलो जी, फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं कि नाबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई में है, छोड़ो इसे। आगे क्या है? नाबार्ड इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, SHG लिंकेज प्रोग्राम। SHG लिंकेज प्रोग्राम क्या करता है? जैसे कि मैंने बताया था कि SHG, कुछ लोग होते हैं जो खुद के ग्रुप्स बना लेते हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब उन लोगों को लोगों की हेल्प करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब उन लोगों को पैसा देगा नाबार्ड, डायरेक्टली नहीं देगा, पर इनका एक प्रोग्राम क्रिएट किया इसने, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जिसकी वजह से इसने एनकरेज किया किसको? बैंकों को, कि तुम पैसा दो इन ग्रुप्स को, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा इन चीजों से। Largely because SHG are composed mainly of poor women, this has evolved into an important Indian tool for microfinance। तो इनको छोटा छोटा अमाउंट का लोन दिया जाता है ताकि अपने घर में ही कोई छोटे कारखाने लगा लें। जैसे कि गांव में होता है, वो वीविंग वाले कपड़े आते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स आती हैं गांव से निकलकर, तो वो सब चीजें क्या हुआ, वो इनको फाइनेंसिंग के जरिए सामान उपलब्ध करवाया जाता है ताकि अपना छोटा सा बिजनेस खोल सके, छोटी छोटी एंटरप्रेन्योर हर घर में निकल सके। उस चीज के लिए बनाई गई ये SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, छोटे उद्योग खोलने के लिए बेसिकली। उसके बाद क्या है? नाबार्ड हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो हुआ काम जो क्या करता है, जो पर्टिकुलरली फाइनेंशिंग फंक्शंस हो गए हमारे। अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंसिंग फंक्शंस, ये उसने और क्या काम किया? नेचर रिसोर्स को मैनेज किया, यानी कि डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल किया। जैसे कि पानी आता है, पानी की कमी होती है तो हर जगह क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने का सबसे ज्यादा लॉस होता है गांव में एग्रीकल्चर एरियाज को, तो इसने वाटरशेड डेवलपमेंट में काम किया, जिससे कि बारिश के जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होगा, तो उन चीजों के लिए भी ये काम करता है जिससे कि बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए। तो वाटरशेड डेवलपमेंट फंक्शंस पे इसने काम किया जिससे कि पानी को बचाया जा सकता है। ट्रिबल डेवलपमेंट, जो जनजातियां होती है, समूह होते हैं जो एक देश एक दूसरे एरिया में चले, के लिए काम यस मैम। आपका म्यूट ऑन था अभी। आपकी छोटी सिस्टर है क्या पास में? मैम गलती से भाई का हाथ लग गया था। अच्छा ठीक है, क्लास के टाइम पे अकेले बैठा करो, वरना कंसेप्ट मिस होंगे तो पेपर में दिक्कत आएगी तुम्हें। अभी तो तुम लोगों को मेल कोई चक्कर तो उसको से हाथ लग गया। आगे क्या है हमारे पास? ट्राइबल डेवलपमेंट एंड फार्म इनोवेशन थ्रू डेडिकेटेड फंड सेटअप फॉर द पर्पस, यानी कि ऐसे ट्राइबल डेवलपमेंट, यानी कि पर्टिकुलर किसी जनजातियों को आपको अगर स्ट्रेंथन करना हो, आपको देखना हो कि एरिया ये कम्युनिटी ज्यादा जानी चाहिए, और इसके अंदर होते हैं ट्री बेस्ड कम्युनिटीज होती हैं, जो यहाँ पर नहीं है बट वैसे होता है इनका नाम। ऐसे लोग जो कि सिर्फ ट्री बेस्ड है, यानी कि सिर्फ पेड़ पौधों, फ्रूट्स वगैरह या एग्रीकल्चर से ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या फिर वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, कबीले वाले लोग होते हैं, तो उनके कबीलों की सलामती के लिए भी, जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट में क्या करते हैं, उनके कबीले सही रहे, उनकी ग्रोथ होती रहे, तो उसके लिए भी काम करता है। यानी कि एक तो हो गया जनरल काम, एक दूसरा हो गया जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना NGO के जैसा काम हो गया, अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने वाला काम हो गया, तो उस चीज के लिए लास्ट वाले फंक्शंस निभाता है। ठीक है, CWE का मतलब होता है, जो यहाँ पे हम लोग पूछ रहे थे, IBPS CWE, IBPS International Banking Personal System, CWE is our common written examination, common written एग्जामिनेशन। क्लियर? इसी के साथ हमारा नाबार्ड खत्म। तो नाबार्ड में इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है जी। और कितना रह गया चैप्टर ये? यस मैम।
खत्म बस। अब मैं आपको ओवरव्यू करवाऊंगी चैप्टर का। Complete हो गया। टॉपिक बीच में मिस हो गए। चैप्टर पता? मैम एक बार रीफाइनेंस दोबारा बता दो। मैम SSG वाला बता दो एक बार। रीफाइनेंस होता है किसी चीज को फिर से फाइनेंस करना। जनरली क्या होता है? लोन टू पे ऑफ अर्लियर डेट। ठीक है, लेकिन अपने नाबार्ड के केस में क्या है? नाबार्ड फाइनेंस करता है एसोसिएट्स को। यहाँ पे मैं एसोसिएट्स लिख रही हूँ, बार बार उन लोगों के नाम नहीं लिख रही। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आपके RRB है, वहां से पढ़ लेना। नाबार्ड काम करता है किसके लिए? अपने एसोसिएट्स के लिए। और एसोसिएट्स फंडिंग करते हैं किसको? इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स को, कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म। और नाबार्ड किसको फाइनेंस करेगा? एसोसिएट्स को। तो इस तरह से फंडिंग करता रहता है ताकि मार्केट में फंडिंग पहुंचे। इसका पर्पस क्या है? इन लोगों को फंडिंग देना। बट अकेला ये इतने लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए अपने बीच में इसने क्या खोला? एक इंटरमीडिएरी खोला। इसको फंडिंग कर देगा, ये आगे फंडिंग कर देगा। तो इस स्कीम को भी नाम दिया गया रीफाइनेंस का। यानी कि इसके फाइनेंस को कौन फंडिंग कर रहा है? नाबार्ड फंडिंग कर रहा है। तो इसका दिया हुआ फाइनेंस, यानी कि नाबार्ड ने जो एसोसिएट्स को फाइनेंस दिया, वही फाइनेंस इंडिविजुअल्स के पास जा रहा है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका रीफाइनेंसिंग प्रोसेस। अब इस जिसको ये पैसा देगा, जिसको ये रीफाइनेंस कर रहा है, क्या उन लोगों के ऊपर नजर रखना इसका काम नहीं है? नजर भी रखेगा, वो लोग कहीं गलत जा रहे होंगे तो उन लोगों को सही रास्ते पे भी लेके आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली पैसा किसका है? नाबार्ड का है। पैसा डूबेगा, किसका डूबेगा? नाबार्ड का डूबेगा। लॉस होगा तो नाबार्ड का होगा। तो नाबार्ड अपने पैसों को बॉस ऐसे डूबने नहीं देगा, ध्यान पूरा रखेगा उस चीज का। ठीक है, उसके बाद था हमारे पास SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स generally created in rural areas for needy people. To open short business, लघु उद्योग। ठीक है, इन लोगों को पैसा कौन दिलवाएगा? अब इन्होंने सोच तो लिया हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो फाइनेंस कहाँ से आएगा? फाइनेंस देने के लिए नाबार्ड ने एक स्कीम निकाली जिसको बोला गया SHG, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। यानी कि इसको बैंक से लिंक कर दिया गया। इनको थोड़ा थोड़ा छोटी अमाउंट में पैसा मिलता है बैंक से, ताकि अपने ये छोटे छोटे बिजनेस कर सके। ठीक है, यस मैम। यस मैम। क्लियर है ये सब? मैम नाबार्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी पैसे देती है मैम? उनको भी देगी पैसे, अगर उनको पैसे की जरूरत है अपने बिजनेस को और आगे तक पहुंचाने के लिए। उनको भी तो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी तो पैसे की जरूरत हो सकती है ना, अपने मेंबर्स को पैसा देने के लिए। अगर जरूरत है तो ले लेगा पैसा उनसे, अगर जरूरत नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाबार्ड को पैसा देना ही देना है उनको। उनको चाहिए तो वो नाबार्ड से ले सकता है। यस मान्यता? लाइबल तो मैम सारे ही होंगे ना मेंबर? यस मान्यता? मैम जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, उसमें फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा? दोनों ही तो प्रोवाइड करते हैं मनी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हाँ, स्टार्टअप जो गवर्नमेंट करती है हेल्प कि आप अपना बिजनेस सेट ये कर जो सको। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, ये वो वाले लोग हैं जो कोई इनोवेशन जनरली एज सच नहीं करते। ये एक रूरल एरिया से निकल कर आए हैं जहां पर इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है।
इन लोगों को अपने मतलब डेली की रोजी रोटी कमाने के लिए बस बिजनेस चाहिए था, इस वजह से इन्होंने किया। जो हमारे नेचुरल एंटरप्रेन्योर्स है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, वो लोग हैं जो मार्केट में कुछ नया इनोवेशन, कोई नया आइडिया, कोई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं। ये नॉर्मल बिजनेसमैन बनेंगे अपने, ये वो वाले बिजनेसमैन नहीं बनेंगे जैसे कि जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ये बहुत छोटे लेवल पे, आप लोगों ने अगर पुराने सीरियल्स या मूवीज देखते हो जहां पर गांव में बिल्कुल खाने को नहीं होता, भूखमरी होती है, वहां पर इस तरह की स्कीम्स लगाई जाती है। ओके मैम। देखा है कभी किसी मूवी में या किसी सीरियल वगैरह में जहां पर ऐसे ऐसे ग्रुप्स के बारे में बात की जाती है? जब फर्स्ट टाइम सरपंच, पंचायत, इन सब चीजों का लिया होगा, वहां पर फीमेल्स को प्रमोट किया होगा, उस समय पर ऐसी ऐसी छोटे छोटे बिजनेसेस को, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, आज के टाइम में तो काफी फेमस है मधुबनी पेंटिंग, जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी तो उन लोगों के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी। ऐसी वुमेन्स जो घर में बेकार बैठी हैं, जो घर में भुखमरी सह रही हैं, अपने पास टैलेंट होते हुए भी काम को यूज नहीं कर पा रही, उन लोगों के लिए बेसिकली ये SHG बनाए जाते हैं, जिनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। एंटरप्रेन्योर को तो जरूरत ही नहीं है मार्केट में लेके आने की, वो तो खुद ही आ जाता है। इन लोगों को जरूरत होती है, खींच खींच के लाना पड़ता है। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं समझेंगे, इस तरह वाले लोग होते हैं जिनको खींच खींच के लेके आया जाता है कि तुम कर सकते हो, इनको विश्वास दिलाया जाता है। ठीक है जी, क्लियर ये वाला? मैम आपने ICCI बताया और उसमें ICICI है। FCI बताया और ICICI ही है हमारे पास। मैम आपने बीच का आई नहीं लिखा था, इसलिए कंफ्यूज हो गए थे। क्या ICICI, ठीक है। एक्सक्यूज मी आपने अटेंडेंस ले ली? अभी नहीं ली मैंने अटेंडेंस। मैम रीजॉइन करना है क्या बाद में अगर ये मीटिंग ऑफ हो जाती है? रीजॉइन नहीं करना, 8 मिनट्स पड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि इस 8 मिनट्स में हम लोग जो अपना छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है वो पेंडिंग टॉपिक कर लें। एक्सक्यूज मी मैम। तो मैम अटेंडेंस नहीं करेंगे अभी आज, ठीक है। चलो फटाफट से आ जाओ इस टॉपिक पे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस टॉपिक पे। हमारे पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन पेज है, तो पहले 2 पेज है ना आपके RBI से पहले वाले जो मैंने छुड़वा दिए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है वो है जी हमारा इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? बिजनेस फैसिलिटेटर्स का इंट्रोडक्शन। तो बिजनेस फैसिलिटेटर होते क्या है? वो लोग जो बिजनेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बिजनेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले लोग ऐसे 3 डब्बों में मिलते हैं। पहला है फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ आ जाते हैं हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हमें और सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गई, फाइनेंसिंग सर्विसेज हो गई, जैसे बैंक्स हो गए, हमारे नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई। तो वो हो गए जी हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी कि सबसे पहले तो हो गए रेगुलेटर्स के अंदर आ गए ये वाले ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसके बाद ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमें पता है कि हम लोगों को सामान एक्स्ट्रा रखना है तो वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, हम लोगों को सामान एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर आना है तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लेनी पड़ेगी। पर पर्टिकुलर किस बंदे से बात करना है वो नहीं पता, तो वो पर्टिकुलर बंदा होता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। किससे कॉन्टैक्ट करना है? आपको पता है मुझे प्रॉब्लम है, आपको पता है कि उस प्रॉब्लम के लिए इस मिनिस्ट्री में जाना है, बट उस मिनिस्ट्री का स्पेसिफाइड बंदा कौन है जिससे आपको बातचीत करनी है वो नहीं पता, तो वो बंदा होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तभी तो देखो ये हाईएस्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशन, फिर उसके अंदर समाये हुए होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, फिर उसी के अंदर समाये होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि POC is a part of auxiliaries to trade and auxiliaries to trade is a part of funding and non-funding institution. इन लोगों को लाइसेंस कौन देगा? फंडिंग या नॉन फंडिंग। ये लोग किसके अंडर काम करेंगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर काम करेंगे। इसलिए तीनों चीजें आपस में मिली जुली होती हैं। तो कुछ POCs की डेफिनेशन है जो MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होनी चाहिए। तो क्या है ये? सबसे पहले है हमारे पास फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर बोला जाए तो फ्रेट जो भाड़े पे आपके सामान को फॉरवर्ड करें, तो जनरली ये शिपिंग कंपनीज के लिए होता है। जब आप वाटरवेज से अपना सामान मंगा कर लेके आते हो, तो आप लोगों को अगर सामान अमेरिका से मंगवाना है तो सामान कैसे आएगा? आपका शिप से आएगा या बाय एयर आएगा? तो उस समय पे आपको किससे बात करनी है? आपको एक फ्रेट फॉरवर्डर से बात करनी है।
आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री में नहीं पहुंच जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप कहाँ जाओगे, आप फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाओगे, भाई साहब सामान अमेरिका से मंगवाना है, ये ला देगा, इसके लिए मिनिस्ट्री को तंग करने की क्या जरूरत है। सो फ्रेट फॉरवर्डर इज अ पर्सन और अ कंपनी हु ऑर्गेनाइजेस शिपमेंट फॉर द बिजनेस फर्म who gets goods from the manufacturer or producers to a market customer from final point of distribution. Not freight will work network with shipping companies, airlines, railways, roadways, origination, transit, destination of ports, warehouse, etc. यानी कि सामान पड़ा है अमेरिका में, सामान लेकर आना है इंडिया के अंदर, तो इंडिया में सामान लेने के लिए आप किससे कॉन्टेक्ट करोगे, फ्रेट फॉरवर्डर से। ये क्या करेगा, अमेरिका वाला सामान उठाकर इंडिया में लाकर देगा। जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए वही फ्रेट प्रोवाइडर। मींस कोई भी हो सकते हैं, आपको वाटरवेज से मंगवाना है, हवा से सामान मंगवाना है, बाय रोड मंगवाना है, जनरली वाटरवेज से आता है अपना इंटरनेशनल जो सामान होता है, तो अमेरिका हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद है बिजनेस इंक्यूबेटर और एक है हमारे पास बिजनेस एक्सेलरेटर। इन दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। इंक्यूबेटर को मान के चलो जैसे कि इन्फेंट होता है ना अपना, इन्फेंट क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी। यस मैम। तो वैसे बिजनेस इंक्यूबेटर क्या है, वो इन्फेंट की देखभाल करता है। इन्फेंट मतलब यंग बिजनेस, जो यंग बिजनेस को बढ़ने में मदद करता है, यंग बिजनेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अब जब बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, अब बड़े वाले बंदे को भी हेल्प चाहिए होती है, उसको भी तो आगे ग्रो करना है, उसको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प चाहिए होती है, यानी कि बड़े होने के बाद और ज्यादा ग्रो करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए बिजनेस एक्सेलरेटर्स, यानी कि जो आपको आपकी यंग एज में और ज्यादा ग्रो करने के लिए हेल्प करें। तो हेल्प्स अ बडिंग बिजनेस क्विकली लॉन्च अ प्रोजेक्ट एंड बट इन द फास्ट लेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस, यानी कि किसकी हेल्प करेगा, जो इस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हेल्प करेगा। एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन कि भाई तुझे और बड़ा होना है, मैं तुझे पैसा दूंगा। बच्चे को बड़ा करना है तो बिजनेस इंक्यूबेटर, यानी कि छोटे बिजनेसेस को या नए बिजनेसेस को बड़ा करना है तो बिजनेस इंक्यूबेटर। एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कुछ और ग्रोथ की बात करनी है तो कौन आएगा, बिजनेस एक्सेलरेटर, जो डायरेक्टली आपको एक्सेलरेटर से यानी कि एकदम से ऊपर ले जाए। उसके बाद है फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंशियल मैटर्स पे आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट चाहिएगा। आजकल तो सीए बड़े अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं क्योंकि उन्होंने सारे इनकम टैक्स, एफएम, सब फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज पढ़ी होती हैं। तो आप जाओगे किसके पास, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास, जो आपको बताएगा लोन लेना है या फिर किसी में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में लेकर आओ। तो ये क्या करते हैं, आपको फाइनेंस एडवाइस देते हैं कि डेट लो या इक्विटी लो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। छोटे टाइम के लिए पैसा लेना चाहिए, बड़े टाइम के लिए बैंक, कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए, सरकारी बैंक से, प्राइवेट बैंक से। तो इस तरह की सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मर्केंटाइजर, मर्केंटाइजर होता है ऐसा इंसान जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करता है। बिजनेस करने में हेल्प कैसे करता है, जो आपका सामान बिकवाएगा एज एन मीडिएटर। जैसे कि आपने सामान प्रोडक्ट तो कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, पर उसको मार्केट में बेचने वाले काम चाहिए आपको। तो मार्केट में जो सप्लाईज आपकी बढ़ाएगा वो कौन होगा, मर्केंटाइजर, यानी कि जो चीजों को मर्चेंटाइज करेगा। मर्चेंटाइज क्या होता है, व्यापारी, मर्चेंट। तो जो आपको व्यापारिक सुविधाएं दे, दैट इज मर्केंटाइजर। तो मर्केंटाइजर इज अ पर्सन हु गिव्स यू व्यापारिक सुविधा। बस इतना सा था जो एक्स्ट्रा पॉइंट था आपका। उसके अलावा जो और जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो हम चैप्टर्स में साथ साथ कवर कर चुके हैं, जो उसमें अलग चीजें लिखी होंगी। जैसे कि जब फाइनेंशियल और नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था तो उसमें लिखा होगा कौन रूल सेटलर होता है, कौन सेंट्रल बैंक होता है, ये हम पर्टिकुलर टॉपिक के साथ साथ कर चुके हैं, ठीक है मैम। इंक्यूबेटर तो समझ आया, इंक्यूबेटर रिपीट कर दो। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर वो है जो कि क्रिएट एंड ग्रो यंग बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी सपोर्ट एंड फाइनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज। बेचारा नया नया मार्केट में आया, बिजनेस करना नहीं आ रहा, तो बिजनेस इंक्यूबेटर के पास जाओ, यानी कि जो बिजनेस को जीरो लेवल से उठाने का काम करता है। यहाँ पर जो काम होगा वो फ्रॉम जीरो लेवल होगा, फ्रॉम जीरो। मैम वो फाइनेंशियली हेल्प करेगा क्या? फाइनेंशियल भी और गाइडेंस भी दे सकता है। जनरली फाइनेंशियल हेल्प करता है। ये होते हैं आपकी जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं,
बिजनेस की। फाइनेंशियल हेल्प के लिए तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है आपके पास। मैम ये कल आपको टेस्ट और मार्केट में आपकी अप्रोच बनाते हैं, मार्केट में आपको स्ट्रेटेजी बनाकर देते हैं कि क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए।